लेकिन उस गधे की बेवकूफी की वजह से वो मारा गया। क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम अपनी बीवी और बच्चों के पास कैसे जाओगे? ये सुन के लोनियस हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो उसकी ताकत और टेक्निक को ऑब्जॉर्व नहीं कर रही है, बल्कि उसने वर्डल की मेमोरीज को भी ऑब्जॉर्व कर लिया है। अगर ऐसा है तो वो समय के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होती रहेगी। क्या तुम जानना चाहोगे वर्डल मरने से पहले क्या सोच रहा था? अपनी मौत को सामने देखकर भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसके साथी किसी तरह जिंदा यहाँ से बचकर चले जाएं। लोनियस कहता है कि उसकी विल अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो मर्सनरीज यहाँ से बचकर जा चुके हैं, लेकिन आटो उसे बताती है कि वो खुद उनके पीछे नहीं गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा बचे हैं, वो सब के सब मारे जा चुके हैं। उसके ऑर्डर पर डार्क एल्व्स ने पहले ही सभी मर्सनरीज को मार दिया है। ये सुन के गुस्से में लोनियस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसका ऑब्वियसली कोई भी असर नहीं होता और आटो उससे कहती है कि अगर उसने वर्डल की बातें मान ली होती वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ घर पर होता। पर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद तुम्हारी फैमिली भी मारी जाएगी और मैं उन्हें तब तक तड़पाऊंगी जब तक कि वो मौत की भीख नहीं मांगने लगेंगे। जिसके बाद मैं उन सभी विलेजेस में जाऊंगी जिनसे होते तुम यहाँ पर आए हो और उन सभी को भी मार दूंगी। और जब वो पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। तुम एक अच्छे इंसान हो, भगवान में विश्वास रखते हो और अपनी फैमिली से प्यार करते हो, पर मुझे ऐसे ही इंसानों से नफरत है जो हमेशा खुद को सही मानते हैं। जिसके बाद वो उसे मार देती है और बाकी एल्व्स आकर उसे बताते हैं कि उन्होंने बाकी सभी लोगों को भी मार दिया है। जिया उससे पूछता है कि जो वो सब कह रही थी वो सच में करने वाली है, पर आटो उससे कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी, वो भला ये सारी चीजें क्यों करेगी। और अब उसे यहाँ से जल्दी से जाना था, क्योंकि उसे अपने मास्टर को कोई चीज बतानी है। फाइट के शुरू होने से पहले वर्डल ने आटो को एक विच बुलाया था, जबकि वो एक हीरो है और उसने नॉर्थ में विच होने के बारे में भी कुछ कहा था, लेकिन टाकुटो ने गेम में कभी भी विच क्लास के बारे में नहीं सुना था, तो उन्हें लगता है कि ये दुनिया उनके गेम से अलग है। लेकिन इस चीज का आटो को फायदा भी हो रहा है, क्योंकि गेम में वो बस हराए हुए अपोनेंट्स की एबिलिटीज को छीन पाती थी, लेकिन अब वो उनकी मेमोरीज को भी छीन सकती है, जिसकी वजह से बिना कुछ किए उन्हें कोलिया की सिचुएशन का भी पता लग गया है। उनकी ज्यादातर आर्मी अभी नॉर्थ में फंसी हुई है और वो लोग विच के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते। बस उन्हें इतना पता है कि वो एक बड़ी आर्मी जितनी तबाही मचा रही है और वो लोग उसे अराकिनो द स्लर्पिंग विच के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम विच को देखते हैं, जिसने चारों तरफ तबाही मचा रखी है और वो मरे हुए लोगों को भी कंट्रोल कर सकती है। वहीं टाकुटो को लग रहा था कि नॉर्थन विच कुछ समय पहले ही वहां पर आई है, तो शायद वो भी उन्हीं की तरह इस दुनिया में भेजी गई है और उसकी ताकत भी एक हीरो यूनिट जितनी है। उसके एक्शन से वो भी इविल लग रही है, तो टाकुटो उससे बात नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि उसकी ताकत एक हीरो जितनी है, वो भी अपने हीरो को समन करना चाहता है और वो अब इसला की जगह एक कॉम्बैट वाले हीरो को समन करना चाहता है। वहीं टाकुटो अब अपनी पॉलिसीज को चेंज करना चाहता है, क्योंकि वो विच और कोलिया उनके दुश्मन होने वाले हैं, तो उनके साथ भी एक नेशन होनी चाहिए। इसकी न्यूट्रल नेशन उनका साथ जरूर देगी अगर इसमें उसका फायदा होगा। और पैलेस के कंप्लीट होने के बाद वो उस नेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जिस दौरान वो अपनी फोर्सेस की ताकत को भी बढ़ाएगा। दूसरी तरफ ईस्ट की एक सिटी में बारबेरियंस अटैक कर रहे हैं, तभी स्टाफ होल्डर उन बारबेरियंस के ऊपर लाइटनिंग से अटैक कर देती है और सबसे कहती है कि वो जल्दी से रीइंफोर्समेंट्स को लेकर आए। वहीं आटो थोड़ी दुखी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उन पैलेजेंस के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर टाकुटो कहता है कि वो इन सब के बारे में ना सोचे और वो रियलाइज करती है कि भले ही टाकुटो काइंड हो, लेकिन वो एक इविल बीइंग भी है, तो इन सबसे उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि टाकुटो का पैलेस बनकर तैयार हो गया है और उसके नेशन में सारी चीजें बड़ी ही स्मूथली चल रही हैं। वहीं आटो उससे कह रही थी कि जल्द ही उसका पैलेस इतना बड़ा होगा कि वो आसमान को छूने लगेगा, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो यहाँ का किंग है, लेकिन उसके पास एक भी सर्वेंट नहीं है। टाकुटो को भी लगता है कि वो किंग है और उसके पास सर्वेंट ना होना बहुत ही अजीब लगेगा, तो वो आटो से कहता है कि वो ऐसा सर्वेंट लाए जिससे बात करना आसान हो, क्योंकि उसे बात करना नहीं आता। उस मीटिंग के बाद से उसने अपनी जनता से बात भी नहीं करी है, पर आटो उसे याद दिलाती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सभी लोगों को एक काली एनर्जी जैसा दिखता है और अब उसके पास एक प्लान था। आटो को इतना एक्साइटेड देखकर टाकुटो को डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है वो जो चाहे कर सकती है। इसके बाद वो तीनों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि वो टाकुटो के लिए विलेज की सारी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आए। ये सुन के टाकुटो के साथ साथ वो तीनों भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन मोल्टर को लगता है कि जो वो समझ रहे हैं शायद वो ऐसा नहीं कहना चाहती और उससे पूछती है कि वो यंग लड़कियों को क्यों बुला रहा है। आटो कहना चाहती थी कि यंग लड़कियों के साथ टाकुटो को बात करने में आसानी होगी, पर इतना लंबा चौड़ा कहने की जगह वो कहती है कि वो यंग लड़कियों को पसंद करता है। टाकुटो देखता है कि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है और वो खुद ही उन तीनों को सारी चीजें समझा देता है और वो यंग गर्ल्स को अपने सर्वेंट की तरह इसलिए बुला रहा है ताकि उनके रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज हो सके, क्योंकि वो बाकी के वर्कर्स को उनके इंपॉर्टेंट काम से नहीं हटाना चाहता। तो वो बच्चे जो बाकी के काम नहीं कर सकते वो उसके सर्वेंट बन सकते हैं और वो बच्चों से बात करने के लिए और खेलने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसने एक चीज के बारे में नहीं सोचा था कि वो सभी नॉर्मल लोगों को भयानक दिखता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे रो रहे थे। इन सब की वजह से टाकुटो को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन विलेज में ऐसे कोई बच्चे हैं ही नहीं जो कि किंग को देखकर नहीं डरेंगे। तो जिया मोल्टर से पूछता है कि क्या उसने किंग को ट्विन से मिलवाया है, पर मोल्टर कहता है कि वो किंग के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होंगे और आटो के पूछने पर बताता है कि वो दोनों बच्चियां अनाथ हैं और भले ही वो तेज हैं पर मुसीबत खड़ी करती रहती हैं। आटो को लगता है कि अगर वो समझदार है तो किंग की सर्वेंट तो बन ही सकती है और वो उन्हें बुलाने को कहती है। इसके कुछ देर बाद वो दोनों ट्विंस पैलेस में पहुंच जाती है, जिनमें से एक का नाम कारिया है और दूसरी का मारिया। और जहां कारिया पूरी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही थी, मारिया टाकुटो से ऐसे बात करने लगती है जैसे वो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त हो। आटो कारिया से उसके शरीर वाले निशान के बारे में पूछती है। कारिया बताती है कि कुछ समय पहले उसे एक बीमारी हुई थी और भले ही वो ठीक हो गई है, लेकिन वो निशान अभी भी उसके शरीर पर है। जिसके बाद आटो पूछती है कि मारिया के साथ क्या हुआ था। कारिया बताती है कि उसके साथ बहुत भयानक हुआ था, उसने अपनी माँ को खा लिया। हम लोग उनकी मदर के सैक्रिफाइस को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये सुन के टाकुटो याद करता है कि वो एल्स काफी लंबे समय से ट्रैवल कर रहे थे, यानी जब उनके लोग भूखे पड़े थे तो उनकी मदर ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और जबरदस्ती अपनी माँ को खाने के बाद मारिया का दुनिया की तरफ नजरिया ही बदल गया है, जिसकी वजह से आटो को लगता है कि वो टाकुटो के लिए एक अच्छी सर्वेंट नहीं बनेगी। लेकिन तभी मारिया उसकी तरफ जाने लगती है और कहती है कि उसे टाकुटो बिल्कुल सफेद दिखता है। ये सुन के टाकुटो हैरान हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि ज्यादातर लोग उसे ब्लैक एनर्जी की तरह देखते हैं। क्या तुम मुझे सर्व करने के लिए तैयार हो? मारिया कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी, जिसके बाद वो कारिया से पूछता है। वो कहती है कि उसकी छोटी बहन होने के नाते वो भी उसके साथ आएगी। तो ये तय हुआ, अब से तुम दोनों मेरा ध्यान रखोगी। उन दोनों के वहां से जाने के बाद मॉल्टर उसके पास आता है और उसे बताता है कि उनकी मदर के मौत के बाद से उन्होंने कोई भी इमोशन फील नहीं किया था। तो वो टाकुटो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ पेशेंट रहे। इसके बाद वो दोनों अपनी ड्यूटीज को शुरू कर देते हैं। पर जब मारिया उसके लिए पानी ला रही थी, वो गलती से पानी उसके ऊपर ही गिरा देती है। कारिया उसे पूछते हुए फिर से माफी मांगने लगती है और हमें पता चलता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। उसी वक्त वहां पर ऑटो भी पहुंच जाती है और मारिया को डांट लगाने लगती है, लेकिन टाकुटो उससे कहता है कि वो उनके ऊपर इतना गुस्सा ना करे। तो वो शांत हो जाती है और टाकुटो को बताती है कि उसे एक मीटिंग में जाना है और क्योंकि वो दोनों उसके अटेंडीज हैं तो वो भी उसके साथ जाएंगी। इसके बाद वो सभी लोग मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले रिपोर्ट अमल देती है। वो बताती है कि पैलेस का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है, तो काफी वर्कर्स फ्री हैं और सामान भी काफी पड़ा हुआ है, तो वो नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हैं। तो टाकुटो और ऑटो उससे कहते हैं कि वो क्लिनिक पर काम करना शुरू कर सकती है। जिसके बाद मॉल्टर की बारी थी, जो उन्हें बताता है कि उसने मिलिट्री मैजिक बना लिया है और ट्रेनिंग के बाद बाकी के लोग भी उसे कास्ट कर पाएंगे और वो उस रून माना का यूज करके, जो कि पैलेस बनाता है, उससे पावरफुल मैजिक को भी कास्ट कर सकते हैं। ऑटो उसे कहती है कि अभी के लिए वो मैजिक स्किल ट्री के 6 मेजर एलिमेंट्स पर रिसर्च पर फोकस करे। इसके बाद जिया बताता है कि आर्मी के पास टोटल 5 स्काउट बग हैं। वो फॉरेस्ट के एरिया की बाहर की जांच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पूरा एरिया प्लेन है और अगर वो वहां बग्स को भेजते हैं तो उनके बारे में लोगों को पता लगने का खतरा बढ़ जाएगा। ऑटो उसे कहती है कि फॉरेस्ट के बारे में उन्हें जितना पता लगना था पता लग चुका है, तो वो सारे बग्स को फॉरेस्ट की बाउंड्री के पेट्रोल पर लगा दे। मीटिंग को खत्म करके टाकुटो वापस आ रहा था, लेकिन तभी मारिया उससे टकरा जाती है और सारे मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं। कारिया आकर उससे माफी मांगती है और पेपर को उठाने में मदद करने लगती है, लेकिन उठाने के चक्कर में वो एक पेपर को फाड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि टाकुटो उन पर गुस्सा करेगा, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचें और अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों उसके पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या वो बुरा इंसान है, क्योंकि वो लगातार इतनी गलतियां कर रही हैं और अगर कोई बुरा इंसान होता तो वो उन्हें मार चुका होता। तुम्हें क्या लगता है अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है? एक अच्छा इंसान बस अच्छे काम करता है और बुरा इंसान सिर्फ बुरे काम करता है। तुम आज ही सही हो। अच्छे इंसान को हमेशा अच्छे काम करना और सच बोलना पड़ता है, लेकिन बुरा इंसान हमेशा बुरे काम नहीं करता। वो बस मतलबी होते हैं जो बिना दूसरों की फीलिंग के बारे में सोचे अपने मतलब की चीजें करते हैं। तो मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ जितना मर्जी काइंड हो सकता हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि तुम लोग जानबूझकर गलतियां कर रहे हो। वो उसे बताती हैं कि वो सारी गलतियां इसलिए कर रहे थे ताकि वो गुस्से में आकर उनकी जान ले ले, क्योंकि जो उन्होंने किया है उन्हें नहीं लगता वो जीना डिजर्व करते हैं। मैं जानता हूँ जिस चीज से तुम गुजरे हो उसके बाद जीना मुश्किल है। मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, तुम्हारी मदर ने जब खुद को सैक्रिफाइस किया होगा वो चाहती थी कि तुम जिंदा रहो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए ताकि तुम्हारी मदर का सैक्रिफाइस बर्बाद ना हो जाए। ये आसान नहीं होने वाला है, पर मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। ये सब सुनकर वो दोनों इमोशनल हो जाती हैं और उसे गले लगाती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर ऑटो आती है, जो देखती है कि वो दोनों लड़कियां उसके थ्रोन पर सो रही हैं। वहीं ऑटो उसके लिए अपनी बगल वाली सिटी की रिपोर्ट लेकर आई थी। वो एक मल्टीरेशियल नेशन फॉरेन गॉन की सिटी है। वो नेशन न्यूट्रल है और मोस्टली उसमें ह्यूमंस और बीस्टमैन रहते हैं और इस सिटी का नाम ड्रैगन टैन है। अगर उसमें मिक्स्ड रेस रहते हैं तो शायद वो हमारी बात सुन सकते हैं, लेकिन वो नेशन से इतनी दूर क्यों है? ऑटो से बताती है कि वहाँ पर ड्रैगन वेन माइन है जो कि माना प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी उस सिटी को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। और अभी ड्रैगन टैन के ऊपर बारबेरियंस जैसे ओगर्स और गॉब्लिन्स अटैक कर रहे हैं और अभी तक उनकी कंट्री से वहाँ पर कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं पहुंची है और उन्हें उनसे लड़ने में काफी मुश्किल हो रही है। टाकुटो को लगता है कि इस दौरान वहाँ पर कई रेफ्यूजीज भी होंगे और अगर वो उन्हें शरण देते हैं तो इनसे उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी और ड्रैगन टैन से अच्छे रिलेशन भी बनेंगे, जिसके बाद ड्रैगन वेन माइन पर कब्जा करने में आसानी होगी। तो वो ऑटो को उन सबसे बात करने के लिए भेज देता है, लेकिन जब वो सिटी की तरफ जा रहे थे उनके सामने कुछ बीस्टमैन आते हैं। बीस्टकिन का लीडर उन्हें देखकर डरा पड़ा है क्योंकि वो इतने ज्यादा डार्कनेस से कवर्ड है कि वो उन्हें अपनी आंखों से दिख रही है। कपोली सभी को शांत रखने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके आदमी इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो डर के मारे कभी भी अटैक कर सकते हैं। वहीं उन्हें माइनोग्रा के एक्सिस्टेंस को अभी भी सीक्रेट रखना था, तो वो उन सबको मारने के लिए तैयार थी। लेकिन इस बालक पेपे को सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा था और वो ऑटो का नाम पूछकर सीधा उससे बात करने लगता है, जो देखकर ऑटो इतनी ज्यादा हैरान थी कि वो उन्हें अभी ना मारने का डिसाइड करती है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि वो सभी लोग असल में ड्रैगन टन से आए हैं, तो वो उन सभी को किंग ऑफ माइनोग्रा से मिलवाने लेकर जाती है। वहीं कपोली की फटी पड़ी थी क्योंकि अगर कोई ऑटो जैसी चीज को कमांड कर रहा है तो वो तो और भी ज्यादा भयानक होगा। और जब वो टाकुटो के सामने खड़ी थी, जितना उसने सोचा था वो उससे भी भयानक निकलता है क्योंकि उसके सामने सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था और कुछ भी नहीं। और अब उसे लगने लगता है कि उसने गलती कर दी। ऑटो से मिलने से पहले उनके ऊपर एक जायंट ने अटैक कर दिया था, पर पेपे ने ग्रास मैजिक का यूज करके उस जायंट को हरा दिया। लेकिन वो दिमाग से अभी भी पैदल है, तो उस जायंट को खत्म करने की जगह वो उसके ऊपर चढ़कर अपनी तारीफ की मांग करने लगता है। तो वो जायंट फिर से खड़ा होकर पेपे के ऊपर अटैक करने वाला था, पर उसी वक्त कपोली मड और ग्रास मैजिक का यूज करती है और उसे एक बड़े से पत्थर से बांध देती है। जिसके बाद वो उस गधे को डांट लगाने लगती है क्योंकि फ्यूचर में उसके ऊपर कई जिंदगियां निर्भर होने वाली हैं। वो कहता है कि वो आगे से ध्यान रखेगा, पर उसे देख के नहीं लगता कि उसे कुछ भी समझ आ रहा है। वहीं बारबेरियंस अगर ड्रैगन टन पे हमला करते रहे तो जल्द ही उनकी पूरी सिटी खत्म हो जाएगी और उन्हें अभी तक नहीं पता कि वो अटैक्स करवा कौन रहा है। उन्हें बस एक ही क्लू मिला था और वो ये था कि अकर्स लैंड में एक कैलामिटी के होने के रूमर्स फैल रहे हैं, इसलिए वो पेपे को लेकर वहां इन्वेस्टिगेट करने जा रही थी। लेकिन अब उसे पछतावा होने लगता है क्योंकि उस मंदबुद्धि की एक हरकत उन सबकी जिंदगी पर खतरा डाल सकती है। तभी अचानक से पेपे माइनोग्रा की किंग से बात करने लगता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? ये सुन के कपोली की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ऐसे बात करने से ही किंग उनकी जान ले सकता था और वो डर के मारे टाकुटो से माफी मांगने लगती है। लेकिन असल में टाकुटो खुश था और कहता है कि वो उससे बात जरूर करना चाहेगा। इसके बाद उन सभी को खाने पर बिठाया जाता है जहाँ कारिया कपोली के लिए एप्पल जूस लेकर आती है। उससे
चक्कर कपोली हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी ऐसा जूस नहीं पिया था और यहाँ के ग्लास की क्वालिटी कॉन्टिनेंट के बेस्ट वर्कर से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वो जूस पेपे को भी बहुत अच्छा लगता है और वो एक और गिलास मांग रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान भटक जाता है और जिया के पास जाकर उसके मसल्स की तारीफ करने लगता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक को मॉल्टर को दिखाने लगता है। वहीं जो भी वो कर रहा था सब उसे करने देते हैं क्योंकि टाकुटो को उसकी हरकतें अच्छी लग रही थी। वहीं टाकुटो एक दोस्त बनाकर खुश था, लेकिन उसे नहीं पता कि दोस्त के साथ किया क्या जाता है। और जब वो कपोली से डांट खा रहा था, टाकुटो उससे पूछता है कि क्या वो गेम खेलना चाहेगा, जिसके लिए ऑब्वियसली वो तैयार हो जाता है और वो दोनों बैठकर गेम खेलने लगते हैं। सबसे पहले वो पेपे का बनाया हुआ गेम खेलते हैं, जब वो दो छोटे ग्रास को लेकर एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, ये देखने के लिए कि किसका ग्रास ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो अलग अलग गेम्स खेलते रहते हैं और वो टाकुटो के बनाए हुए भी गेम्स खेलता है और कहता है कि उसे बहुत मजा आया और वो इन गेम्स को ड्रैगन 10 में बेच सकता है। मुझे अपनी फ्रेंडशिप को साइड करके एक ट्रेड रिलेशनशिप बिठानी होगी, माइनोग्रा के रूलर की तरह। सारा खाना पीना खत्म होने के बाद आटोम से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आ रहे थे। कपोली उन्हें बताती है कि उनकी सिटी पर लगातार बारबेरियंस अटैक करते जा रहे हैं, जबकि वो लार्ज सिटी से दूर रहते हैं और वो इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई थी। क्या तुम इन्वेस्टिगेट किस लिए करने आई हो? क्योंकि तुम्हारी मिलिट्री पावर्स बहुत कम है। ये सुन के कपोली घबरा जाती है क्योंकि अगर उन्हें पता लगा कि उनकी मिलिट्री की क्या हालत है तो शायद माइनोग्रा नेगोशिएट करने की जगह उनकी सिटी पर कब्जा ही कर ले। नहीं, हमारी मिलिट्री अभी भी स्ट्रांग है, हम उन सबको आसानी से हरा सकते हैं, पर फिर भी इसके बारे में पता करना जरूरी था। ये सुन के सभी लोग कन्विंस हो जाते हैं कि उनकी मिलिट्री पावर काफी स्ट्रांग होगी। आप ये क्या कह रही हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हमने उन बारबेरियंस के आने की वजह का पता नहीं लगाया तो हमारी सिटी खत्म हो जाएगी। ये सब देखकर आटो को उसके लिए बुरा लगने लगता है, पर वो उसे समझाती है कि उनका कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है, वो अभी के लिए अपने नेशन पर ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन बारबेरियंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ड्रैगन 10 के तबाह होने के बाद वो इसी फॉरेस्ट की तरफ आएंगे। वो जितनी हो सके उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें ड्रैगन वेन चाहिए। लेकिन उन्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ड्रैगन वेन की ओनरशिप उनके साथ शेयर करने को तैयार है क्योंकि अभी उन्हें ज्यादा माना नहीं चाहिए, लेकिन एलिमेंटल कन्वर्जन का उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए। कपोली ये सुनकर हैरान थी कि उनके पास माना एनर्जी को एलिमेंटल एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने में ड्रैगन 10 को 10 साल और लगने वाले हैं। क्योंकि माइनोग्रा उनसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने में उनका भी फायदा होगा। लेकिन आखिरी डिसीजन पेपे का होने वाला है क्योंकि वो यंगेस्ट स्टाफ बेयरर है और ड्रैगन 10 का फ्यूचर रूलर। और पेपे कहता है कि वो माइनोग्रा के हर इंसान के साथ दोस्त बनना चाहता है। कुछ समय बाद वो मीटिंग बुलाते हैं ताकि वो उनके अलायंस की टर्म्स को डिस्कस कर सकें। माइनोग्रा खाने पीने वाली चीजों को उनकी तरफ भेजेगा, जिसके बदले में वहां से वो मेटल की चीजें और डेली की जरूरत का सामान मंगवाएंगे और उन्हें इन सब के लिए पेपे का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अगर उसने सच ना बताया होता तो वो कभी इतनी आगे बढ़ते ही नहीं और इससे पहले माइनोग्रा उनकी कंट्री की मदद कर पाती, वो कब की डिस्ट्रॉय हो गई होती। तभी मारिया और कैरिया उससे पूछती हैं कि ड्रैगन 10 किस तरह की नेशन है। ये सुन के वो लोग रियलाइज करते हैं कि वो तो उस नेशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं और बिना उनके बारे में पता हुए वो उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाएंगे, तो उन्हें उनके बारे में और भी चीजें जाननी होगी। ये सुन के वो दोनों कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो दोनों जाएंगी, पर टाकुटो मना कर देता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खतरा होगा, पर वो किसी इंपॉर्टेंट बंदे को भी नहीं बेच सकता था क्योंकि वो नेशंस के बीच प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। वहीं वो दोनों लड़कियां जाने की जिद करने लगती हैं और आखिर में वो मान ही जाता है। वहीं ये सब देखकर आटो जेलस फील करने लगती है क्योंकि वो किसी और की क्यूटनेस की वजह से मान चुका था और जब वो वापस थ्रोन रूम में आता है आटो अभी भी गुस्से में थी। तो मारिया टाकुटो से कहती है कि जो भी वो फील कर रहा है वो सच सच उसे बता दे। माफ करना अगर किसी वजह से तुम्हें बुरा लग रहा हो तो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। जो तुम मेरे लिए करती हो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो और तुम्हारे अलावा मैं किसी और को नहीं चुनूंगा। ये सब सुन के आटो उसके साथ एक शादीशुदा जिंदगी इमेजिन करने लगती है, जिसके बाद टाकुटो उन दोनों को क्लिनिक में लेकर जाता है जहाँ वो प्लेग डॉक्टर्स को बॉडीगार्ड्स की तरह उनके साथ भेजने वाला था। वो तीनों अंदर जाते हैं और सारे प्लेग डॉक्टर्स टाकुटो का स्वागत करते हैं और वो लोग सिर्फ दिखने में ही भयानक थे, असल में वो चुलबुले से हैं और खुशी खुशी अपने किंग का स्वागत करते हैं। आटो उनके स्वागत के तरीके को देखकर खुश होती है और कहती है कि वो किंग को सर्व करने लायक हैं। टाकुटो बताता है कि उसने पहले ही इन्हें बना लिया था ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में वो काम आ सके और वो ट्विंस के लिए परफेक्ट बॉडीगार्ड होंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे मेडिक्स हैं और उन्हें लड़ाई करनी भी आती है। आटो डॉक्टर्स को बताती है कि वो ट्विंस के साथ ड्रैगन 10 में जाएंगे जहां उनका काम उनका ध्यान रखना है और ड्रैगन 10 के कल्चर को ऑब्जर्व करना है। ये सुन के वो तीनों एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन उनका चिल्लाना उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा लगता है, जिसके बाद वो अजीबोगरीब सा डांस करके बताते हैं कि वो जितना हो सके ह्यूमन जैसा एक्ट करेंगे। उनकी डेडिकेशन से टाकुटो बड़ा खुश होता है और उन तीनों का नाम रखता है आकिरो, जीरो और साबुरो, जिसकी वजह से वो मेडिक्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वही मारिया भी उन तीनों के साथ नाचने लगती है, लेकिन कारिया को वो सबके सब बहुत अजीब लग रहे थे। दूसरी तरफ ड्रैगन 10 की मेयर बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंटिक को लगा था कि अगर वो अपनी कंट्री को छोड़कर ऐसी जगह में जाएगी जो न्यूट्रल है तो उसकी जिंदगी बहुत शांति भरी बीतेगी, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा काम है कि उसकी आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगी है और बेचारी के पास बॉयफ्रेंड ढूंढने का भी समय नहीं है। उससे ज्यादा उसे इस बात का गुस्सा है कि सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब डार्कनेस की फोर्सेस के साथ उसे काम करना पड़ेगा। उसी दौरान उसकी असिस्टेंट वहां आ जाती है तो उसे देखते ही वो अपना हुलिया सुधार लेती है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि कुछ लोग बिना अपॉइंटमेंट के उससे मिलना चाहते हैं। एंटिक ये सुनकर भड़क जाती है और कहती है कि वो उन सबको वापस भेज दे, लेकिन जब असिस्टेंट बताती है कि वो माइनोग्रा से आए हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनसे मिलने चली जाती है। वहां जाने पर वो दोनों ट्विंस को देखती है जिनके पीछे वो डरावने मेडिक्स थे। उनके ऑरा की वजह से एंटिक घबरा जाती है, लेकिन वो फिर भी हंसती हुई उनका स्वागत करती है और वो दोनों लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। लेकिन एंटिक को अभी भी उनके ऊपर शक था क्योंकि उसने डार्क एल्फ असैसिन्स के बारे में सुना है और ऊपर से वो मास्क पहने हुए लोग, उसे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और ऊपर से उन्होंने 2 बच्चों को क्यों भेजा है। तभी एंटिक को याद आता है कि कपोली ने उसे 2 ट्विंस के बारे में बताया था जिन्हें माइनोग्रा का राजा खुद एजुकेट कर रहा है ताकि वो फ्यूचर लीडर बन सके। और वो रियलाइज करती है कि उसके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं और यहाँ पर अगर वो कुछ भी गड़बड़ करती है तो उसकी पूरी कंट्री खतरे में आ जाएगी।
जाएगी। वो घबराई हुई उनसे पूछती है कि उनके यहाँ पर आने की वजह क्या है, लेकिन उन दोनों में से कोई जवाब दे ही नहीं पाता। तभी जीरो उनसे कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि पेप्पे ने उन्हें खेलने के लिए बुलाया था और ये इनफॉर्मल विजिट है जहाँ वो उनके कल्चर और लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। ये सुन के एंटिक खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे उन बच्चियों के साथ नेगोशिएट कुछ नहीं करना है। जिसके बाद एंटिक उन्हें शहर दिखाने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ टाकोटो ये सारी चीजें मैडिक्स की आंखों के थ्रू देख रहा था। सारा दिन सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद शाम को वो अपने होटल के रूम में जाते हैं। कार्या और मारिया डिस्कस कर रही थी कि यहाँ के लोग बाहर के एनिमी से काफी डरे हुए हैं, ऊपर से खाने की भी यहाँ पर कमी है। मैडिक्स ये सब सुनकर इंप्रेस हो जाते हैं और वो उन्हें एक सफेद फ्लावर देते हैं जो कि उन्हें मार्केट में मिला था। और कार्या बताती है कि एक तरह का नशीला प्लांट है और लगभग हर नेशन में इसे उगाना बैन है, लेकिन फिर भी ये ड्रैगन टन के मार्केट में बेचा जा रहा है। अगले दिन वो सब ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ जमीन से क्रिस्टल्स निकले हुए थे और जीरो उन्हें बताता है कि ये ड्रैगन वेन माइन है जिसे मिट्टी से छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसे पूरी तरह से वो भी नहीं ढक पाए। इसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम वेस्टा कर्कलेन है। वेस्टा बताता है कि वो एक मर्चेंट है और वो उनके साथ बिजनेस करना चाहता है। मैंने सुना है कि तुम्हारा नेशन भी इस जगह को जॉइंटली कंट्रोल करेगा, तो क्या तुम मेरे साथ पर्पल ग्रास उगाना चाहोगे? इसमें तुम्हारे किंगडम का बहुत फायदा होगा क्योंकि वो महंगे दाम पर बिकते हैं। मैं तुम्हें थोड़ा शेयर दे दूंगा और इसके अलावा तुम्हारे किंग को और भी ऑफरिंग दूंगा। वो लड़कियां उससे पूछती हैं कि बाकी ऑफरिंग से उसका क्या मतलब है। वो चीजें डिस्कस करने के लिए ये सही जगह नहीं है। सूरज ढलने के बाद इस जगह पर पहुंच जाना। इसके बाद वो दोनों एंटिक के साथ बैठी हुई थी और कहती हैं कि अगर उसे किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो वो उनसे कह सकती है। अगर ऐसा ही है तो माइनोगरा के किंग के सामने मेरी तारीफ कर देना। वो बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर वेस्टा दो लोगों के साथ आ जाता है। तो तुम दोनों ने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा? तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं ही तुम्हारे पास आ गया। ये सुन के एंटिक सोचने लगती है कि अगर फोर्सेस ऑफ डार्कनेस वेस्टा जैसे घटिया लोगों के साथ काम करने लगे तो ये सिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी कार्या कहती है कि वो उस जैसे लोगों के साथ कभी काम नहीं करेंगे। जिसके बाद वो एंटिक से पूछती है कि अगर वो इनके साथ कुछ भी करते हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एंटिक कहती है कि वो इनके साथ जो चाहे कर सकती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वेस्टा उसी पॉपल ग्रास का एक इंजेक्शन निकालता है जिसके एक डोज से ही किसी भी इंसान को उसकी लत लग जाती है और वो उसके बिना नहीं जी सकता। वो लड़कियां उसे वार्न करती है कि अगर उसने उन्हें हाथ भी लगाया तो वो माइनोगरा का दुश्मन बन जाएगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डोज से ही तुम मेरी गुलाम बन जाओगी और फिर वो ठरकी टाकोटो भी मेरी हर बात को मानेगा। इसके बाद वो दोनों लड़कियों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी तलवार उसके पास के ही दीवार में घुस जाती है। ये देख के वो डर जाता है और देखता है कि वो दोनों बुरी तरह से मर चुके थे। दूसरी तरफ एमेल आटो से पूछती है कि उन्होंने मेडिक्स को ही गार्ड्स की तरह क्यों भेजा। आटो बताती है कि वो ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस दोनों को ही पसंद करते हैं और वो ह्यूमंस को हील करने में और मारने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। दूसरी तरफ उन मेडिक्स ने उन दोनों को मार दिया था और वो उनकी खाल को उतार कर खुद पहनने की बातें करने लगते हैं। ये देख के वेस्टा और एंटिक दोनों ही डर जाते हैं। वेस्टा उनसे दया की भीख मांगने लगता है पर कार्या कहती है कि उसने उनके किंग की बेइज्जती की है और वो इसके लिए कभी उसे माफ नहीं कर सकती। उसके किंग ने उसे बताया था कि वो इविल है, यानी वो जो चाहे कर सकते हैं और इसी फ्रीडम से वो मेडिक्स को उसे मारने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद वो तीनों उसे भी मार देते हैं। जिसके बाद वो तीनों ह्यूमंस की स्किन पहनकर अजीब तरीके से पोज देने लगते हैं। मारिया उनसे कहती है कि वो बिल्कुल ह्यूमंस लग रहे थे। दूसरी तरफ कार्या एंटिक से माफी मांग रही थी उस बेचारी को सदमा देने के लिए और पूरे रूम को लाल लाल पेंट करने के लिए। पर एंटिक घबराई हुई कहती है कि वो इसके बारे में फिक्र ना करे, वो यहाँ की साफ सफाई करा लेगी। ये देख के कार्या खुश हो जाती है पर इसकी वजह से एंटिक को और ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि इतनी मौतों के बावजूद भी उन दोनों लड़कियों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। इसकी वजह से डर के मारे वो सुसु कर देती है। ये देख के वो तीनों मेडिक्स भी सुसु करने वाले थे क्योंकि वो इस शर्म का बोझ सिर्फ मेरे को नहीं उठाने दे सकते। लेकिन तभी कार्या उन तीनों को किक मारती है और कहती है कि वो चुपचाप एक जगह बैठ जाएं। इसके बाद आटो टाकोटो को डांटने लगती है क्योंकि उन दोनों लड़कियों को उसने कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे दी है। उसके पास बहुत समय था टेलीपैथी से उन दोनों को रोकने का, लेकिन उसने नहीं रोका। मैं उन्हें डांट नहीं लगाना चाहता था, फिर कहीं वो मुझसे नफरत करने लगते। आपने अपने आप को समझ क्या रखा है? उन दोनों के बाप हो क्या? इसके बाद वो दोनों ट्विंस और तीनों मेडिक्स को भी डांट लगा रही थी और कहती है कि जब तक कि वो सब अपना एक माफीनामा नहीं लिख देते वो इस जगह से नहीं हिलेंगे। इसके बाद उन सबकी मीटिंग बैठती है जहां वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि